हेलो फ्रेंड्स, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट देखा था। आज हम मूल कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कुछ ये टॉपिक्स देखने वाले हैं। हमारे इतने दिन से वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मैं खुद सेल्फ क्वारंटाइन में था, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज प्योरिटी। तो बेसिकली परसेंटेज प्योरिटी होता क्या है भैया? आज के जमाने में कुछ भी चीज प्योर नहीं मिलती है, हर चीज इम्प्योर होती है। तो वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है? प्योर मास की जो भी आपका प्योर मास है उसे किससे डिवाइड कर रखा है? टोटल इम्प्योर मास। मतलब आपका जो भी सैंपल होगा वो क्या होगा? इम्प्योर होगा। तो उसमें से हमने प्योर मास निकाला, उसको डिवाइड किया टोटल मास से इंटू 100 किया, तो हमारे पास क्या आ गया? परसेंटेज प्योरिटी। तो भैया ये होती है हमारी परसेंटेज प्योरिटी की मतलब कितना प्योर सब्सटेंस है आपके पास टोटल सब्सटेंस में से। और अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? उसका परसेंटेज। तो भैया सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो टॉपिक है यहाँ पे क्या है? परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? तो भैया हम जो भी चीज थ्योरेटिकल पढ़ते हैं जरूरी नहीं हो प्रैक्टिकल्स हो ही सही, तो ये उसी पे बेस्ड है। ये क्या बोल रहा है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ, ये क्यूटी है यहाँ पे क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कि भैया असली में जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, जब आपने रिएक्शन को खुद करवा के देखा तो कितना अमाउंट बना प्रोडक्ट का, वो हमने लिया है न्यूमरेटर में। अब डिवाइड इससे कर रहे हैं थ्योरेटिकल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कि भैया अगर हम थ्योरेटिकल बुक के हिसाब से चले तो हमारा कितना बनना चाहिए था, उससे हमने डिवाइड कर दिया। और उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ गया? परसेंटेज यील्ड। तो भैया ये था हमारा परसेंटेज यील्ड और ये था हमारा परसेंटेज प्योरिटी। तो अब हम इनको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल आप लिख देता हूं आपके बोर्ड पे। तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो है CaCO3 है आपके पास। ये आपको दे रखा है कि 80% प्योर सैंपल है। इससे आपका बन रहा है CaO प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन आपको गिवन है। अब इसमें आपको करना क्या है? यहां पे आपको गिवन है 100 kg, इसका आपको 100 kg 100 किलोग्राम आपको क्या गिवन है? 100 kg CaCO3 जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ये आपको गिवन है। आपको निकालना है इसका मास कि भैया मास क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है? सबसे पहले 80% प्योर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्योर सैंपल निकालेंगे, क्योंकि जो भी हमारी रिएक्शन होने वाली है वो CaCO3 से होने वाली है, ना कि उसमें पड़े कचरे से, उसमें पड़े वेस्ट मटेरियल से। तो हम यहाँ पे प्योर CaCO3 का क्या निकालने वाले? मास। तो भैया मास ऑफ प्योर CaCO3 लाइमस्टोन का प्योर मास कितना है ये हम निकाल रहे हैं। ये कितना आएगा? 100 में से 80% आपका प्योर है। नॉर्मली क्या करना है? 80 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर आप यहां से देखें प्योर मास निकालना है, टोटल को उधर लिख गए, प्योर परसेंटेज प्योरिटी से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 100, तो यह आ गया आपका क्या? मास ऑफ प्योर CaCO3। ये किसमें था? केजी में। तो ये भी आपका किसमें आएगा? 80 kg। ठीक है, अब हमारे पास आ गया CaCO3 का हमारे पास वेट आ गया जो कि प्योर है। लेकिन हम हमेशा रिएक्शन में किसमें डील करते हैं? हम डील करते हैं मोल्स में। तो यहाँ पे हम निकालेंगे मोल्स, एन ऑफ, एन क्या है? मोल्स CaCO3 कितना है? तो भैया हमें सबसे पहले क्या बताना चाहिए? इसका मोलार मास। तो Ca का मोलार मास CaCO3 का, Ca का होता है आपका 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का यहाँ पे O3 है तो हम लिखेंगे 16 इंटू 3। कितना है ये? 48। सम करें सबका, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100। तो यहाँ पे आपका वेट क्या आ गया? 100। तो मोलार मास क्या है यहाँ पे? 100। तो अब देखिए यहाँ पे केजी गिवन है, तो सबसे पहले हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो गया? 80 इंटू 1000 ग्राम। कितना मोलार मास आया था? 100। कितना आएगा? 20 से 20 गई, 800 मोल्स आ गए आपके इकाई के CaCO3 के। प्योर CaCO3 के जो मोल्स हैं वो कितने हैं? 800। अब आपको पूछा क्या है? मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। तो मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल्स। केमिकल रिएक्शन हमेशा किसमें डील करते हैं? मोल्स में। तो भैया CO2 के मोल्स कितने आएंगे? याद है फॉर्मूला? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? डिजायर्ड का 1, गिवन का 1 इंटू मोल्स ऑफ गिवन कितने? 800। तो क्या पता लगा इससे कि जितने मोल्स हमारे CaCO3 के थे उतने ही मोल्स हमारे CO2 के
आ जाएंगे। तो आपको मोल्स पता लग गया, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास मास आ जाएगा मोलार मास से। मोलार मास कितना होगा कार्बन का 12, O2 का 16 इंटू 2 कितना हुआ 32, 32 प्लस 12 44। तो भाई इसे क्या करें, मास निकालना है आपको। अगर मास निकालना है आपको CO2 का जितना बना है, तो क्या किया मोल से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मोल्स को, इसके मोलार वेट से जो कि है 44। आपका आंसर आएगा ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट कर दें, कितना होगा 35.2 केजी। तो ये आ गया आपका CO2 का कितना मास प्रोड्यूस होगा अगर 80% प्योर सैंपल है। तो भैया ये इजी सा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा हम एक और तरीके से करते हैं, हल्का सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर लेते हैं। अब यहां पे मान लीजिए आपको पूछा है, गिवन है कि 4.4 केजी प्रोड्यूस हुई है CO2 और सेम 80% प्योर आपका क्या था सैंपल था। तो आपको क्या पूछा है, वेट ऑफ सैंपल बताओ। कुछ नहीं, जो पहले क्या था उसका जस्ट रिवर्स करना है। यहाँ पे सैंपल का वेट पूछा है ना कि प्योर CaCO3 का, लेकिन सैंपल का वेट निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, CaCO3 जो प्योर है उसका वेट निकालना पड़ेगा। तो भैया उल्टा प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे किसका, जो जिसका वेट गिवन है। किसका वेट गिवन है CO2 का। तो CO2 का मोल्स कितने होंगे, N ऑफ CO2 मोल्स ऑफ CO2 कितने आएंगे 4.4 इंटू केजी है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलार वेट अभी हमने निकाला था, कितना आया था 44। तो ये कितना आ गया हमारा 100 मोल्स आए हमारे पास किसके CO2 के। तो 100 मोल्स इसके आए। अब लाइमस्टोन का CaCO3 का अगर हम मोल्स निकालें जो कि रिएक्शन में इनिशियली प्रेजेंट होंगे वो कितने थे, सेम फॉर्मूला स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन इनटू मोल्स ऑफ गिवन। तो क्या आ गया आपका 100 की भैया वही दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था। तो जितने मोल CO2 के बने होंगे उतने ही इनिशियली हमारे पास CaCO3 के प्रेजेंट होंगे। तो यहां से आपको पता लग गया कि कितने मोल्स थे CaCO3 के। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ CaCO3 कितना आएगा 100 इंटू मोलार मास। मोलार मास हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, कितना होता है 100। तो यहाँ पे आ गया आपका 10 केजी। ठीक है, 10 केजी मास आ गया आपका CaCO3 का। ये क्या है, प्योर CaCO3 का, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध CaCO3 का जो मास है वो कितना है 10 केजी। अब हमसे पूछा क्या है, वेट ऑफ सैंपल। अब सैंपल में क्या होगा, सैंपल में तो इंप्योरिटी बनी होगी तो हमें उसका वेट निकालना है। तो मास ऑफ सैंपल जब पूछा है हमसे तो बेसिकली क्या पूछा है हमसे, ये इम्प्योर मास पूछा है। इम्प्योर मास तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, क्या होगा प्योर मास। प्योर मास कितना आया 10 केजी। केजी में चल रहा है सब, ठीक है। डिवाइड बाय परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी कितनी है 80 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे कितना आया 100 अपॉन 8 केजी। ठीक है, ये आपका आ गया किसका किसका मास आया, ये 10 केजी आपका था CaCO3 का। अब आपसे पूछा कि मास ऑफ सैंपल बताओ, मास ऑफ सैंपल कितना आएगा ये पूछा था। तो आपने क्या किया, प्योर मास कितना था 10 डिवाइड बाय, इसको इधर लाओ उसको इधर ले जाओ, परसेंटेज प्योरिटी 80 और इंटू 100। तो आपका ये आ गया 100 अपॉन 8 केजी। ये आप देखेंगे 10 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा होगा क्योंकि इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। 100 का 8 ग्रेटर देन 10 होगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये आएगा आपका 112 पॉइंट कितना हुआ ये 5 केजी। तो ये आया आपका 12.5 केजी, 2.5 किलो ज्यादा था। तो ये 2.5 किलो किसका वेट था, इम्प्योरिटी का वेट था। इसमें 2.5 किलो क्या थी, इम्प्योरिटी भरी हुई थी जो कि हमने निकाल दी और उसके बाद हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड की होगी। तो ये था हमारा परसेंटेज प्योरिटी। चलो ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ जो हमने अभी आपको बताया था, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड अब मैं समझा चुका हूं, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से हर चीज अच्छे से समझ आती है। तो भैया एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि हमारे पास 2NH3 से क्या बन रहा है
N2 प्लस 3H2। क्या बोला है यहाँ पे कि NH3 है उससे N2 प्लस 3H2 बन रहा है। यहाँ पे परसेंटेज यील्ड की बात है। अब यहाँ पे परसेंटेज यील्ड हमेशा आपको कैसे दी होगी, इस एरो, जो ये एरो है रिएक्शन का, इसके ऊपर लिखी होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 75%। तो यह क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है 3.4 ग्राम, 3.4 ग्राम है NH3 अमोनिया का। तो आपको क्या निकालना है, N2 का वेट निकालना है। यहाँ पे ये पूछा है आपसे, वेट ऑफ N2 बताओ। तो परसेंटेज यील्ड क्या बोल रहा है, कितना परसेंट रिएक्शन उस डायरेक्शन में गई होगी, यही हमें बताता है परसेंटेज यील्ड की। 100% नहीं जाएगी, 100% प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन में हर चीज किसमें चलती है, मोल्स में। तो मोल्स निकालेंगे किसके, NH3 के। तो N ऑफ NH3 3.4 क्या चाहिए इसको डिवाइड करने के लिए, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का कितना 14, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, टोटल कितना आ गया 17। तो 17 आ गया आपका इसका मोलर मास। तो 17 से डिवाइड कर दो, कितना आया 0.2। 0.2 मोल्स है आपके किसके, अमोनिया के, NH3 के 0.2 मोल्स है। इसका कितना परसेंट उतर गया है, 75%। तो अब जब हम कभी भी हमें परसेंटेज यील्ड दिया हो और हमसे प्रोडक्ट का क्वांटिटी या मोल्स पूछे हैं, तो N2 जब हम निकालेंगे तो हमारा वो स्टोइकियोमेट्रिक वाला तो रहेगा। क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन इनटू क्या बोलते थे, मोल्स ऑफ गिवन। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी, वो क्या है, भैया ये 75% दिया है तो किसी काम के लिए दिया होगा। तो यहाँ पे यही चीज आने वाली है 75/100, वो परसेंटेज था। हमें क्या चाहिए, रेशियो। तो ये आ गया आपका 75/100। तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा ये 0.3/4। तो ये आ गया आपका मोल्स ऑफ N2। तो यहाँ पे वेट पूछा है आपसे, वेट पूछा है N2 का। तो वेट ऑफ N2 क्या हो जाएगा, इसके क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.3/4 इंटू मोलर मास क्या होगा इसका, 14 + 14 28। तो यहाँ पे 28 को 7 और ये आ गया आपका 2.1 ग्राम जो आपका होगा। ये 2.1 ग्राम N2 आपका क्या होगा, रिलीज हुई होगी किसमें से, 2N की रिएक्शन से, जब आपको 3.4 ग्राम NH3 का गिवन होगा। तो ये था हमारा एक एग्जांपल किस पे, परसेंटेज यील्ड पे। यहाँ पे क्या लिखा हमने, इंपॉर्टेंट, कुछ भी ज्यादा बड़ा चेंज नहीं, छोटा सा चेंज था। क्या था कि आपका 100% रिएक्शन नहीं गई है, थ्योरेटिकल चीजें नहीं चलती है। अब हम एक्सपेरिमेंटल चीज की बात कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल में 75 रिएक्शन ही फॉरवर्ड गई है। अब वो हो सकता है इम्प्योरिटी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कारण से रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें बस इतना पता है कि 75% ही NH3 किसमें कन्वर्ट हुआ है, N2 + 3H2 में। तो हमने क्या किया, 3/4 विच इज 75/100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा जो भी प्रोडक्ट बना था उसको। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ N2 का, जब हमें परसेंटेज यील्ड गिवन है। तो ये काफी इजी टॉपिक था। अब चलते हैं हम अपने एक नए टॉपिक की तरफ, जो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूं, थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। चलो अब देखते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब बेसिकली सीक्वेंशियल रिएक्शन होती क्या है। सीक्वेंशियल रिएक्शन अभी तक हम डील कर रहे थे केवल एक केमिकल इक्वेशन में। अब है हमारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हैं जो सीक्वेंशियल है। मतलब एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो दूसरी रिएक्शन का क्या होगा, इनपुट होगा, क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। मतलब पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरी रिएक्शन का क्या होगा, इनपुट होगा। और जब हमारे जैसे यहाँ 3 है तो क्या होगा, दूसरी रिएक्शन का आउटपुट क्या होगा, तीसरी रिएक्शन का इनपुट होगा। तो ये हो गई हमारी सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो अब सीक्वेंशियल रिएक्शन का हमने यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या समझना है, सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है। जब हमें एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस गिवन है, एक से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस गिवन है, तो उसमें क्या होगा, पहली वाली रिएक्शन का जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था C2H2, ये क्या हो गया, दूसरी वाली रिएक्शन का क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, इनपुट हो गया, जिससे हमारी दूसरी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो ये हो गई हमारी सीक्वेंशियल रिएक्शन। अब हम सेकंड और थर्ड को देखें तो सेकंड और थर्ड में क्या हो रहा है, ये जो हमारा सेकंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है C2H4, वो क्या बन रहा है, थर्ड रिएक्शन का इनपुट बन रहा है। देखो इसको, बेसिकली कितने H हैं, 4, 2 कार्बन, तो है क्या C2H4। तो ये तीनों हमारी रिएक्शंस क्या हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शंस हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं।
उससे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एरो के ऊपर क्या लिखा है 75%, 100%, 100%। ये क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि जब भी एरो के ऊपर ऐसे लिखते हैं ये क्या होता है, परसेंटेज यील्ड होता है, कि मतलब हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीजें अलग अलग है। तो ये हमारा 75% ही आगे गया होगा, ये वाली रिएक्शन हमारी 100% आगे गई होगी और ये वाली रिएक्शन भी 100% आगे गई होगी। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें गिवन है कि 12.8 kg हमारा CaC2 का प्रेजेंट है और हमसे पूछा है पॉलीथीन का वेट बताओ। पॉलीथीन क्या है, हमारे पॉलीमर है, वो आगे देख लिया। बाकी अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सीक्वेंशियल रिएक्शन में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। मतलब आप क्या करेंगे, जितनी सीक्वेंशियल रिएक्शन है उन्हें उतनी स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। तो पहली रिएक्शन पहला स्टेप, दूसरी रिएक्शन दूसरा स्टेप, तीसरी रिएक्शन तीसरा स्टेप। तो भैया हम चलते हैं CaC2 का वेट मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन में हमेशा मोल से डील करते हैं। तो NCaC2, N क्या है, मोल्स ऑफ CaC2 निकालना है। वेट हमें गिवन है 12.8 डिवाइड बाय क्या करना है, मोलर मास। मोलर मास कितना है, C का कितना होता है 40, कार्बन का 12, 2 है तो कितना हो गया 12 इंटू 2 कितना आया 24, टोटल कितना आया 64। तो आपको क्या पता लगा, इसका मोलर मास क्या आया 64। तो ये आ गया आपका 64। अब ये क्या है, केजी में है तो 2000, क्योंकि हम मोल्स की बात कर रहे हैं। मोलर मास हमारा किसमें होता है, ग्राम्स में होता है। तो यहाँ पे मोल्स कितने आएंगे, ये आपके आएंगे 200 मोल्स। ठीक है, CaC2 को जब आपने उसके वेट को मोलर मास से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, मोल्स आया। अब यहाँ पे हमें किसका ध्यान रखना है, परसेंटेज यील्ड का। तो जब भी हम, अब हमें किससे काम है, C2, ये पॉलीथीन से काम है, जो कि पॉलीमर बना है इससे C2H4 से। तो हमें अगली वाली रिएक्शन में जाने के लिए क्या चाहिए, C2H2 का मास चाहिए या C2H2 के मोल्स चाहिए बेसिकली, कि इतने मोल्स बने ताकि हम C2H4 के मोल्स निकाल सकें। और C2H4 के मोल्स हम किसके मोल्स निकाल पाएंगे, पॉलीथीन के मोल्स निकाल पाएंगे और उससे उसका वेट निकाल पाएंगे। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ। C2H2 का हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो N of C2H2 ये हम निकाल रहे हैं। क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड कितना है 1, स्टोइकिंग अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन कितना है 1 इनटू मोल्स ऑफ गिवन। लेकिन क्या बताया नया, क्या आया है, परसेंटेज यील्ड नया आया है यहाँ पे। तो क्या होगा, इनटू 75/100। तो इसको कट कर दे, 20 से 20 गई और ये आपके पास आया 150 मोल्स। कि भैया आपके CaC2 के जो मोल्स थे वो तो 200 थे, लेकिन जो मोल्स हमारे पास C2H2 के आए वो कितने आए 150। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, परसेंटेज यील्ड गिवन था जो कि 100% नहीं था। तो चलो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इसके कितने मोल्स आ गए, यहाँ पे लिख लेते हैं 150 मोल्स आ गए। तो अब 150 मोल्स ही यहाँ पे भी होंगे। तो चलो अब ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम सेकंड रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या है, C2H2 plus H2 equals to C2H4। C2H2 में आपने सिंपली एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया है जिससे आपका बन गया C2H4। तो C2H4 के अब आपको क्या करना है, मोल्स निकालने हैं C2H4 के। तो N of C2H4 निकालना है, N of C2H4। सिमिलर वे क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डिजायर्ड अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन। क्या होगा 1/1 इनटू मोल्स ऑफ गिवन कितना है 150। क्या नया आया था, परसेंटेज यील्ड कितना है 100। तो 100 पे 100 लिख देंगे यहाँ पे, वो क्या हो गया बेसिकली 1 ही हो गया। तो यहाँ पे N of C2H4 क्या आ गया 150 ही आ गया। आपके जितने मोल्स C2H2 के थे उतने ही मोल्स हमारे किसके आ गए C2H4 के। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, कितना हो गया 150 मोल्स आ गए हैं। इसके भी कितने होंगे 150 मोल्स होंगे, जितने मोल्स इधर उतने ही इधर। अब आप इसको देखिए क्या है 100% किसमें कन्वर्ट हो रहा है C2H2। ये जो पॉलीथीन है C2H2 के जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, चेन बन रही है पॉलीथीन की जो कि हमारे पॉलीमर है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं कि जितना वेट इसका होगा उतना ही वेट इसका भी होगा। तो हमें क्या पता लग गया, मोल्स पता लग गए C2H4 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वेट निकाल लें। वेट ऑफ C2H4 के निकाल रहा हूं मैं अभी। तो 150 इंटू क्या करेंगे, मोलर मास कितना होगा, कार्बन का कितना 12 इंटू 2, क्योंकि कितने हैं 2 हैं, कितना है 24। हाइड्रोजन कितने 4, कितना मोलर मास 1,
कितना आ गया टोटल 28, 28 आपका क्या है, इसका मोलर मास आया है आपका 28। तो आप क्या करेंगे वेट निकालने के लिए 28 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 से मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ गया वेट ऑफ C2H4। तो C2H4 का जो वेट होगा वही आपका C2 ये जो पॉलीथीन है इसका वेट होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ना रिमूव हो रहा है ना कुछ ऐड हो रहा है। ऐड किधर देखेंगे आप, रिएक्टेंट साइड में कुछ ऐड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे केवल क्या है N मोल्स है C2H4 के, यहाँ पे कुछ रिमूव हो रहा है क्या? कुछ यहाँ पे प्लस लग करके कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो जितना वेट था सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, पॉलीथीन में। तो ये बस बेसिकली आपका जो ये वेट आया है यही वेट आपका किसका होगा, इस पॉलीमर का होगा, पॉलीथीन का होगा। तो ये ऐसे हम सॉल्व करते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन को। तो चलो अब हम चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ जो है POAC। तो बेसिकली POAC है क्या? फुल फॉर्म यहां पे लिखी हुई है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये किससे डिराइव हुआ है? डिराइव फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कभी क्रिएट नहीं हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो हमारा एटम क्या है, मास ही तो है, उसके अंदर मास भी तो होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन से हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि एटम्स को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ये हमने कंक्लूजन निकाला किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। तो अब जो एक्चुअल स्टेटमेंट है POAC की वो बोलती है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेड इज सेम एज नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। अभी क्या बोल रहा है कि आपका इनिशियली केमिकल रिएक्शन में क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है। तो रिएक्टेंट के जितने एटम्स रिएक्ट किए होंगे उतने ही एटम्स कहां मिलने चाहिए आपको, प्रोडक्ट साइड में मिलने चाहिए। उतने एटम्स आपके कन्वर्ट होकर किसमें, एक नए कंपाउंड में चले जाने चाहिए जो कि क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया NH3 से क्या बना हमारा N2 प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ये जो हमारा POAC है अभी हम उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, हम कोई कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस मैं POAC का कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जितने मोल्स, नाइट्रोजन की बात करें कि जितने मोल्स N ऑफ नाइट्रोजन N फ्रॉम NH3, क्या बोल रहे हैं हम कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम NH3, मतलब NH3 में से जितने मोल्स N के रिएक्ट किए होंगे उतने मोल्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए, N2 में प्रेजेंट होने चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेड इज सेम एज नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू क्या, यहाँ पे क्या है, कितना रिएक्ट किया, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड। ये क्या किया हमने, एक साइड लिख ली कि कितने एटम्स रिएक्ट किए हैं हमारे। अब किसके इक्वल करना है इसको, जो प्रोड्यूस हुए हैं। प्रोड्यूस हुआ है हमारा N2, N2 में कितने एटम्स हैं N के, 2। तो हम क्या बोलेंगे, 2 इंटू ऑफ N2 प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली यही हमारा POAC है जो बोलता है एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हुआ, जितने एटम्स आपके रिएक्ट किए होंगे N के इधर उतने ही किधर होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट साइड में प्रोड्यूस होने चाहिए। अब यहाँ पे एक ही में N था, अगर यहाँ पे भी कुछ होता है N का एक और नाइट्रोजन का एक और कंपाउंड होता तो हम उसको भी कंसिडरेशन में लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन एक ही है, तो हमने क्या किया, कितने हैं इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के एटम, कितने हैं, 2 हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने किसको, कितने एटम बने थे उसको। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं NH3 में, अगर NH3 में 3 है तो अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ NH3 लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि हमने एटोमिसिटी कंसीडर कर ली है। 3 इंटू एटम्स ऑफ किसके, NH3 के रिएक्ट जितने किए हैं, सॉरी रिएक्टेड। क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या किया, NH3 के कितने एटम्स रिएक्ट किए होंगे, NH3 के जितने एटम्स रिएक्ट किए होंगे उसके 3 गुना क्यों किए हमने, क्योंकि एक NH3 में कितने एटम्स हैं, H के 3 एटम्स हैं। तो अगर एक NH3 का एटम रिएक्ट किया है, एक मॉलिक्यूल रिएक्ट किया है, अगर ये मान लीजिए एटम की जगह यहाँ पे मॉलिक्यूल मान लीजिए या मोल्स मान लीजिए, नॉर्मल हम मोल्स में कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे मोल्स मान लीजिए। तो भाई जितने मोल्स NH3 के यहाँ पे रिएक्ट किए होंगे उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है हमारे, क्या पाया हमारे पास, H के कितने मोल्स रिएक्ट किए, कितना होना चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, कितने एटम हमारे प्रोड्यूस हुए, किसमें, प्रोडक्ट साइड में H की। तो यहाँ पे कोई H का एटम है, एक भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितने हैं, एक H2 है, H2 में H है, तो आप क्या बोलेंगे,
एटोमिसिटी क्या हुई, H की यहाँ पे 2 इंटू, अब आपको क्या बोला है यहाँ पे एटम ऑफ N2 प्रोड्यूस लिखा था, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे मोल्स, यहाँ पे मोल्स लिखा है तो मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कुछ नहीं है, कंजर्वेशन लगाया है, मास कंजर्वेशन लगाया है, क्योंकि n का कुछ मास था और n ही हमारे यहाँ पर है। कोई भी एटम बिना किसी बाहर एक्सटर्नल फोर्स से अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, मतलब n है तो n ही रहेगा रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो हमने क्या बोला कि NH3 के जितने एटम से जितने मोल्स रिएक्ट करे होंगे उसमें कितने नाइट्रोजन के एटम थे, हर एक NH3 अमोनिया में एक एटम था, किसका, नाइट्रोजन का। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया किसको, NH3 को। अब ये हमारा रिएक्ट हो गया, जितना रिएक्ट हुआ इक्वल टू जितने प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूस किसके हुए हैं, N2 के प्रोड्यूस हुए हैं। N2 में एक मॉलिक्यूल, N2 में 2 एटम है, तो हमने यहाँ पे 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ही इजी है। सिमिलरली NH3 में जब H की बात करें तो अगर 1 मोल NH3 का रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, 3 मोल आपके हाइड्रोजन के कंज्यूम हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट साइड में 3 इंटू मोल्स ऑफ NH3 रिएक्टेड, और इसको किसके इक्वल करेंगे, कितने कंपाउंड्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H है, केवल एक में, हाइड्रोजन में, H2 में। तो H2 गैस के जो मॉलिक्यूल आपके बन रहे हैं उसको हम बात करेंगे, वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मान लीजिए X मॉलिक्यूल आपके हो रहे हैं H2 गैस के, तो आपको उससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 है हाइड्रोजन के। तो हमने क्या किया, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस। बेसिकली यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, जिसे हम POAC बोलते हैं इन टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।